नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र को समझने की कोशिश करें तो अक्सर 3 शब्द सामने आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये शब्द सुनने में जितने भारी लगते हैं उतने ही कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कागज पर तो लगता है कि तीनों को बराबर की शक्तियां दी गई हैं एक संतुलन बनाने के लिए, पर सवाल ये है कि क्या जमीनी हकीकत भी यही है? यही आज की चर्चा का मुद्दा है। आज हमारे पास एक ऑनलाइन वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इन्हीं 3 स्तंभों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है जी। और हम सिर्फ परिभाषाओं तक नहीं रुकेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच की महीन रेखाएं कहां धुंधली हो जाती हैं और शक्तियों के इस बंटवारे का असली मतलब क्या है। खासकर जब हम देखते हैं कि जो लोग कानून लागू कर रहे हैं वही लोग कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा भी हैं। तो चलिए इस जटिल लेकिन दिलचस्प सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये बताइए कि इस संतुलन के पीछे का मूल विचार क्या है? इन 3 अलग अलग स्तंभों की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और इसका जवाब छिपा है शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के सिद्धांत में। अच्छा, आप सोचिए, अगर कानून बनाने वाला, उसे लागू करने वाला और सही गलत का फैसला करने वाला तीनों एक ही व्यक्ति या संस्था हो तो क्या होगा? तब तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शक्तियों को बांट दिया। इसे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस? जी, इसे आप एक बड़ी कंपनी की तरह समझ सकती हैं। कंपनी की तरह? ये तो दिलचस्प है, समझाइए जरा। जरूर। मान लीजिए विधायिका यानी हमारी संसद कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ओके। इसका काम है कंपनी के लिए नियम और नीतियां बनाना। फिर आती है कार्यपालिका यानी सरकार, जो उस कंपनी की सीईओ और मैनेजमेंट टीम है। इसका काम है बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना और कंपनी को दिन प्रतिदिन चलाना। ठीक है, बोर्ड, सीईओ और तीसरा? और आखिर में है न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स। ये एक स्वतंत्र ऑडिटर की तरह है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। हाँ, इसका काम ये देखना है कि न तो बोर्ड कोई गैर कानूनी नियम बना रहा है और न ही सीईओ उन नियमों को तोड़ रहा है। मतलब तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो काफी कुछ साफ कर देती है। तो चलिए इस कंपनी के सीईओ यानी कार्यपालिका से ही शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा ताकत इसी के पास है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? अगर हम केंद्र के स्तर पर देखें, मतलब सेंट्रल लेवल पर, तो कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वो टीम है जो देश को चलाने के सारे बड़े फैसले लेती है और उन्हें लागू करवाती है। यहाँ पर हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। मतलब कागज पर तो कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, पर असल में तो सारे फैसले प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आते हैं। ये क्या चक्कर है? ये भारतीय सिस्टम की एक बहुत ही खास बात है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। नॉमिनल हेड? हाँ, जबकि प्रधानमंत्री एक्चुअल हेड यानी वास्तविक प्रमुख होते हैं। ज्यादातर शक्तियां जो संविधान राष्ट्रपति को देता है, उनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति एक तरह से देश के संरक्षक हैं, लेकिन सरकार का इंजन प्रधानमंत्री चलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ नाम मात्र की ही है? मतलब क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां उनकी शक्ति वास्तविक हो जाती है? हाँ, और यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। आमतौर पर तो वो कैबिनेट की सलाह से ही काम करते हैं, लेकिन सोचिए अगर किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। अच्छा, एक हंग पार्लियामेंट वाली सिचुएशन। आमंत्रित करते हैं। उस एक पल में उनकी नाम मात्र की भूमिका देश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। तो शांति काल में नाम मात्र, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता में एक बहुत बड़ी शक्ति। समझ गया। और राज्यों में भी क्या यही मॉडल काम करता है? बिल्कुल, एक जैसा ढांचा है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, वैसे राज्यों में राज्यपाल यानी गवर्नर होते हैं। ओके। और जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर और उनकी अपनी मंत्री परिषद होती है। और वही नॉमिनल और एक्चुअल हेड वाला सिद्धांत यहाँ भी लागू होता होगा? जी बिल्कुल, वही सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो हुई मैनेजमेंट टीम जो नियमों को लागू करती है। अब उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं जो ये नियम बनाते हैं, यानी हमारी विधायिका। ये कैसे काम करती है? केंद्र की विधायिका को हम सब संसद के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट। जी, पर संसद का मतलब सिर्फ दिल्ली की वो गोल इमारत नहीं है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है: लोकसभा,
जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राष्ट्रपति। एक मिनट, राष्ट्रपति वो तो कार्यपालिका का हिस्सा थे, वो विधायिका में कैसे आ गए? यही तो हमारे सिस्टम का एक और मजेदार पहलू है। अच्छा, कोई भी विधेयक या बिल, चाहे वो लोकसभा में पास हो या राज्यसभा में, तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पे अपने हस्ताक्षर न कर दें। ओह, तो उनकी सहमति जरूरी है। बहुत जरूरी, इसलिए वे कानून बनाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। लोकसभा और राज्यसभा बिल तैयार करते हैं और राष्ट्रपति की मुहर उसे कानून बनाती है। और राज्यों में कानून बनाने की ये फैक्ट्री कैसे दिखती है? राज्यों में इसे विधान मंडल कहते हैं। इसमें एक होती है विधानसभा जो हर राज्य में होती है और लोकसभा की तरह सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। लेकिन कुछ राज्यों में एक दूसरा सदन भी होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं। ये राज्यसभा की तरह है। कुछ ही राज्य भी, मतलब ये वैकल्पिक है। कोई राज्य क्यों चाहेगा कि उसके पास एक अतिरिक्त सदन हो? इसके कई कारण हो सकते हैं। विधान परिषद में अक्सर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, कलाकार या वरिष्ठ राजनेता होते हैं जिन्हें सीधे चुनाव के जरिए नहीं लाया जा सकता। अच्छा, ये एक तरह से विधेयकों पर दोबारा विचार करने और जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर रोक लगाने का काम भी करता है। तो एक तरह का सेफ्टी वाल्व है ये। हाँ, कह सकते हैं, पर हर राज्य को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। तो अब तक की कहानी ये है कि कार्यपालिका कानून लागू करती है और विधायिका कानून बनाती है। लेकिन अब हम उस सवाल पे आते हैं जो सबसे ज्यादा उलझाता है। जी, प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, वो लोकसभा के सदस्य भी होते हैं जो विधायिका का हिस्सा है। मतलब सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी बैठ रहा है। ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का डिजाइन ही ऐसा है। और यही बात भारत को अमेरिका जैसे अध्यक्षीय सिस्टम से बिल्कुल अलग बनाती है। कैसे? अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति जो कार्यपालिका है वो कांग्रेस जो विधायिका है उसका सदस्य नहीं हो सकता। वहां शक्तियों का बंटवारा बहुत सख्त है, एकदम अलग अलग। अच्छा, लेकिन भारत में कार्यपालिका विधायिका में से ही निकलती है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बनने के लिए आपको पहले संसद का सदस्य होना जरूरी है या फिर बनने के 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। ओके। सरकार वही पार्टी या गठबंधन बनाता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। इसलिए हमारी व्यवस्था में ये दोनों स्तंभ जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाव एक तरह से जवाबदेही भी लाता होगा। बिल्कुल, सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं रहता तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये कोई कमी नहीं बल्कि सिस्टम का एक फीचर है। इसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया। जी, तो कार्यपालिका और विधायिका तो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, न्यायपालिका। क्या ये भी इनसे जुड़ी हुई है? नहीं, और यही बात न्यायपालिका को सबसे अलग और शक्तिशाली बनाती है। अच्छा, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों से पूरी तरह स्वतंत्र है। वो जो स्वतंत्र ऑडिटर वाली एनोलॉजी थी ना, वो यहीं पर सबसे सटीक बैठती है। अगर ऑडिटर ही सीईओ से मिल जाए तो फिर कंपनी का तो भगवान ही मालिक है। सही बात है। तो इस स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा कैसा है? ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे है जिला अदालतें यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो ज्यादातर मामलों की पहली सुनवाई करती हैं। उनके ऊपर आते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स, और पिरामिड के शिखर पर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश पर लागू होते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप जिला अदालत के फैसले से नाखुश हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में। स्वतंत्रता के अलावा न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या वो सिर्फ विवादों को सुलझाती है? नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं। किसी भी कानून की? हाँ, और अगर उन्हें लगता है कि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो वे उसे रद्द कर सकते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संसद ने कोई नियम बनाया और स्वतंत्र ऑडिटर यानी न्यायपालिका ने कहा नहीं, ये कंपनी के संविधान के खिलाफ है और उसे खारिज कर दिया। बिल्कुल सही। यही न्यायपालिका का सबसे बड़ा चेक है विधायिका की शक्ति पर। कमाल है। और इसीलिए उसका स्वतंत्र रहना इतना ज्यादा जरूरी है। स्रोत में ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि अगर एक जज और प्रधानमंत्री के बीच कोई साठगांठ हो जाए तो फिर नागरिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये स्वतंत्रता ही लोकतंत्र की गारंटी है।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हमारे पास 3 स्तंभ हैं। विधायिका, जो कानून बनाने वाली फैक्ट्री है जी, कार्यपालिका, जो उन कानूनों को जमीन पर उतारने वाली एक्शन टीम है, सही, और न्यायपालिका, जो एक रेफरी की तरह यह सुनिश्चित करती है कि खेल नियमों के अनुसार हो। हमने ये भी समझा कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े हैं, जो हमारे संसदीय सिस्टम की खासियत है, और न्यायपालिका इन दोनों से अलग और स्वतंत्र खड़ी है। एकदम सही सारांश है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसे हमने शुरू में छेड़ा था। कौन सा? देखिए, स्रोत हमें ये ढांचा तो समझाता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब कार्यपालिका विधायिका के बहुमत पर ही निर्भर करती है, तो व्यवहार में ये चेक्स एंड बैलेंसेस इतने मजबूत रहते हैं। ये तो बहुत गहरा सवाल है। जब एक ही पार्टी का विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर मजबूत नियंत्रण हो, तो क्या कार्यपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका इतनी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सवाल इन ढांचों के किताबी स्वरूप से आगे जाकर हमारे लोकतंत्र के रोजमर्रा के कामकाज और उसके स्वास्थ्य पर एक गहरी नजर डालने के लिए प्रेरित करता है।